हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके पहले भी हमारी जो है एक हिस्ट्री की जो है एंशिएंट हिस्ट्री की रिवीजन क्लास आ चुकी है, जिसमें हमने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शैव धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में बने हैं उन सबको हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। इतिहास के अलावा भूगोल, पॉलिटी और साइंस और ईवीएस की भी क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई गई हैं, और आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो उनको भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, याद रखिएगा। और हम जो है वो एनसीईआरटी के जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो अपने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जवाब भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कुछ में से कुछ लोग ऐसे हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जवाब तो देते हैं और फ़ायदा भी उठा लेते हैं, लेकिन एक कमेंट करके ये नहीं बताते कि क्वेश्चन अच्छे थे या नहीं थे। ठीक है, तो ये ज़रूर किया कीजिए, आप कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। कमेंट जो होता है वो हमको भी एक प्रकार से मोटिवेशन का काम करता है, तो आप कमेंट भी ज़रूर किया करिए और लाइक भी कर दिया करिए। हम लगातार जो है वो एनसीईआरटी के दो से तीन चार प्रश्न जो है और रोज़ आपको पहुँचाते हैं। इसी तरह से हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो साइंस के एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो तो हम यूट्यूब पे कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से, कम्युनिटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उस पर भी जो है वो आप अपना रिएक्शन दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना जो है किसने की थी। उदयन ने की थी, बिंबिसार ने, अशोक या महापद्म नंद ने। तो ठीक है, देखिए 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी तक ये सवाल प्री 2008 में आपसे पूछा गया है, लेकिन इनमें से जो है वो कोई भी जवाब जो है सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको पता होगा कि अजातशत्रु ने जो है वो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है इन्होंने पाटलीग्राम नाम का एक किला बनाकर जो है सबसे पहले जो है वो पाटलिपुत्र की स्थापना की, और समय बीतता गया और धीरे धीरे जो है वो पाटलीग्राम जो है वो पाटलिपुत्र में बदल गया था। ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो ये गलत हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब होगा वो अजातशत्रु हो जाएगा, याद रखिएगा, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। हमारा अगला, अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की बात करें, ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर की, पाटलीग्राम में एक किला बनाकर की थी। उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से जो है वो पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। याद रखिएगा, पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी जो राजगीर या राजगृह हुआ करती थी, ठीक है, उसको पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, बिहार लोक सेवा ने इसका विकल्प जो है वो ए माना था, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल ए नहीं होगा। इन्होंने जो है वो राजधानी को ट्रांसफ़र किया था, ना कि पाटलिपुत्र को बसाया था। हमारा अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि पाटलिपुत्र को जो है वो किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में आपसे पूछा गया है, तो ये जो है किसने बनाया था, तो सबसे पहले जो है वो उदयन ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा, उदयन ने। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उदयन ने, तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत हो जाएगा और हमारा जो उदयन हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, उदयन, याद रखिएगा। देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में जो है स्थानांतरित की थी। ठीक है, आपसे 65वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में जो है वो ट्रांसफ़र की थी। तो आप सभी को पता होगा कि विकल्प सी जो हमारा हो जाएगा, उदयन, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी विकल्प जो हमारा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था। ठीक है, तो किसने बसाया था, मैं अपने पहले ही क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया कि किसने बसाया था, तो अजातशत्रु ने बसाया था, इसलिए हमारा जो है वो सी विकल्प सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, देखिए, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, आपसे फिर से पूछा जा रहा है, और 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में। तो किस शासक के द्वारा, तो ये जो है उदयन के द्वारा जो है वो सबसे पहले जो है वो पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। कहाँ से स्थानांतरित करके, तो राजगीर से या राजगृह से जो है वो स्थानांतरित करके इन्होंने पाटलिपुत्र को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला जो सवाल है कि प्राचीन काल में गंगा के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। प्राचीन काल में जो है गंगा के किसके क्षेत्र को, तो दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था।
देखिए 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया था और ये आपसे इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। इसे क्या कहा जाता था, तो इसे हम क्या कहते थे, इसे मगध कहते थे। ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। ठीक है, मगध, लेकिन मगध आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प हमारा ई विकल्प सही हो जाएगा। देखिए प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो है मगध के नाम से जाना जाता था और तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था और अनर्थ जो है वो प्राचीन काल में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था, ये याद रखिएगा। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो 42वीं बीपीएससी प्री 1997-98 में आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो किस शताब्दी में हुआ था। आपसे 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था वो सबसे पहले जो है वो किस शताब्दी में हुआ था, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इनका जो उत्कर्ष हुआ था वो हुआ था, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, याद रखिएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, बिंबिसार को। कौन से वंश से थे ये आपको कमेंट करके बताना है। बिंबिसार जो है वो कौन से वंश से या डायनास्टी से संबंधित था, आपको बताना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं कि हर्यक वंश का संस्थापक था कौन, बिंबिसार। मगध का उत्कर्ष जो है वो 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ था, 544 से 492। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी। देखिए 1997-98 में पूछा गया और फिर आपसे जो है वो 70वीं बीपीएससी प्री 2024 में आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। मैं इसीलिए बार बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने को बार बार बोलता हूँ और इसके साथ साथ जो है वो एनसीईआरटी को। ठीक है, अब मैंने एक क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में कि इनमें से जो है वो प्रमुख याम्योत्तर किसे कहते हैं, प्रमुख याम्योत्तर। ठीक है, तो प्रमुख याम्योत्तर क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होती है, 0 डिग्री देशांतर होती है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो है वो गलत किया है और लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो सही जवाब दे पाए हैं। ठीक है, तो ऐसे ये आपका लाइन टू लाइन क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ के जाना है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें जो बेस का काम करता है वो एनसीईआरटी ही करता है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि बिंबिसार ने जो है वो हर्यक वंश की स्थापना की थी, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6वीं ईसा पूर्व शताब्दी में हुआ और इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है और यह हर्यक वंश से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में आपसे पूछा गया कि मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था। प्राकृत नाम क्या था, तो इसका जो प्राकृत नाम था इसे हम राजगृह कहते थे, राजगृह। अब जो हो गया है वो राजगीर हो गया है, पहले इसे हम जो जानते थे वो राजगृह के नाम से जानते थे। देखिए मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था, राजगृह था। प्राचीन काल में महाजनपदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अंततः मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक राजवंश था और इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार ने की थी। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। देखिए अगला सवाल आपसे दिया गया है कि आपको महाजनपद और उनकी जो है राजधानियों को जो है वो सुमेलित करना है। ठीक है, तो मल्ल महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मल्ल की जो है वो कुशीनारा थी। मल्ल की जो है वो कुशीनारा थी, तो पहले का हमारा 4 हो जाएगा। अंग की क्या थी, तो अंग की चंपा थी, अंग की चंपा, तो 4 के बाद 3 हो जाएगा। गांधार का क्या था, तो गांधार का जो है वो तक्षशिला था, गांधार का तक्षशिला, तो 1 हो जाएगा। और वत्स की जो है वो कौशाम्बी थी, वत्स की कौशाम्बी। तो इसका जो मिलान होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। अब 4 3 1 2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, आइए देखते हैं कि 4 3 1 2 जो है वो किस ऑप्शन में आपको मिलते हैं। तो 4 3 1 2 जो है वो आपको पहले ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी सीडीपीओ 2005 में पूछा गया है और आप सभी को जो है वो जो 16 महाजनपद हैं हमारे, उनकी जो है वो राजधानियाँ जो है वो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, आप ज़रूर पता करिए, पता करके रखिए, याद करके रखिए। ठीक है, ये सारे जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और ऐसे सूची मिलाने को अगर आपको दे दिया तो क्या हो जाएगा कि आप गलत कर देंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्ल की जो है मल्ल की हमारे कुशीनारा हो जाएगी, अंग का चंपा हो जाएगा, गांधार का तक्षशिला हो जाएगा और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा।
देखिए मिलान आप देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार है, मैंने आपको बता दिया। और हमारा अगला सवाल है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार आपसे पूछा जाता है। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में आपसे पूछा गया था कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए हमारा इसका जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्धकाल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सरप्रमुख थे। ठीक है, लिच्छवी किसके? वज्जी संघ थे। वज्जी संघ में जो है वो सरप्रमुख थे। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में पूछा गया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था कहाँ थी। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो कहाँ थी, तो ये हमारी वैशाली में थी। वैशाली में किसके द्वारा? तो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा जो है वो विश्व का जो है पहला गणतंत्र जो है वो स्थापित किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वज्जी और मल्ल नाम के 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वहीं 8 राज्यों, वज्जी जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक जो है वो शक्तिशाली थे। हमारा अगला सवाल है जो आपसे 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी और 47वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो ये थी राजगीर, या जिसे हम गिरिव्रज या आज के टाइम पर हम इसको राजगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजगीर कहते हैं, याद रखिएगा। मगध की जो राजधानी थी प्राचीन काल में, या प्रारंभिक राजधानी जो थी, उसे हम राजगृह कहते थे। कहीं कहीं गिरिव्रज भी देखने को मिलता है, और अब आज के समय में हम उसको राजगीर कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में आपसे पुनः पूछा गया है, तो इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, तो आपको राजगृह थी। आप सभी को अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए राजगृह या गिरिव्रज। ठीक है, तो लेकिन आपको कहीं भी ऑप्शन में जो है वो राजगृह या गिरिव्रज देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान जो है वो कौन सा शहर जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। ठीक है, देखिए कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और बदल बदल के पूछा गया है। देखिए यहाँ पे 66वीं बीपीएससी में पूछा गया, और यहाँ पे जो है 69वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया। तो ये कौन सी राजधानी थी, तो ये हमारी कौन सी थी? राजगृह थी। ठीक है, राजगृह, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये एकदम से रटा होना चाहिए, ये आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए महावंश के अनुसार जो है बिंबिसार की आयु कितनी थी जब वह सिंहासन पर बैठा था। आपसे बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया है। तो महावंश के अनुसार जो है इसकी जो 15 वर्ष की जब आयु थी किसकी? बिंबिसार की, तब ये सिंहासन पर बैठा था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बिंबिसार का जन्म जो है वो 558-59 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भट्टिया के पुत्र के रूप में हुआ था, और महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में ही 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी तथा मगध साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। और हर्यक वंश का एक और नाम है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हर्यक वंश का एक और निक नेम है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो भी कहा जाता है उसको, हर्यक वंश को। ठीक है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हमारा अगला सवाल है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो अजातशत्रु हो गया, और उदयन हो गया, और हमारा जो बिंबिसार हो गया, ये सभी किस वंश के थे, तो ये सभी जो है वो हर्यक वंश से संबंधित थे, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे जो सवाल है 53वीं से लेकर 55वीं बीपीएससी प्री 2011 तक जो है वो आपसे पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है कि अजातशत्रु के वंश डायनास्टी का क्या नाम था। देखिए बार बार घुमा के आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहा है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में आपसे पूछा गया, तो अजातशत्रु के जो वंश का नाम है वो कौन सा है, तो हर्यक वंश से अजातशत्रु जो है वो बिलोंग करता था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 16 महाजनपद की महासूची जो है वो कहाँ पर आपको मिलती है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 46वीं बीपीएससी प्री 2003 और 4 में पूछा गया है कि 16 महाजनपद की सूची जो है वो कहाँ से मिलती है या कहाँ उपलब्ध है। तो ये जो आपको मिलती है वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किसमें? अंगुत्तर निकाय में मिलती है, इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ है, तो ये जो है बौद्ध धर्म का जो है एक ग्रंथ है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, और ये है अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, और जो अस्मक था। ठीक है, अस्मक जो था ये दक्षिण भारत का एकमात्र जो है वो महाजनपद था, याद रखिएगा। दक्षिण भारत का एक मात्र महाजनपद कौन था? अस्मक था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है अवंती, कांधार,
या गांधार और कंबोज। ठीक है, याद रखिएगा ये 16 महाजनपद जो है इनका उल्लेख आपको अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। इन सभी महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो है असमक जो है वो दक्षिण भारत में स्थित था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि असमक जो है वो दक्षिण भारत में उपस्थित था। जनवसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी जो है वो 16 महाजनपदों की सूची जो है मिलती है, किंतु वहाँ इनके नाम कुछ भिन्न प्रकार से दिए गए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों की जो है सूची जो है वो कौन कौन से ग्रंथों में मिलती है, तो पहला तो अंगुत्तर निकाय हो जाएगा और दूसरा जो हमारा है वो भगवती सूत्र हो जाएगा। ये भगवती सूत्र जो है वो जैन ग्रंथ का है। ठीक है, और जो हमारा जैन धर्म का है भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का हमारा अंगुत्तर निकाय है। तो ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपसे बीपीएससी CDPO प्री 2018 में पूछा गया है कि जो प्रद्योत है जिसको हम चंड प्रद्योत कहते थे यह कहाँ का राजा था। ठीक है, तो प्रद्योत कहाँ का राजा था, तो प्रद्योत जो था वो अवंती का राजा था। कहाँ का, अवंती का राजा था। इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बुद्ध के समय अवंती का राजा जो है वो चंड प्रद्योत था तथा इसकी पुत्री वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयन ने जो है वो विवाह जो है वो किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवास वासवदत्ता में नाटक है जो उसमें देखने को मिलता है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल में अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी जो है वो माहिष्मती थी, बाहुबली वाली माहिष्मती, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 2022 में पूछा गया है। ठीक है, कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो मगध शासक जो बिंबिसार थे इनका चिकित्सक कौन था, तो आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इनका जो चिकित्सक था वो जीवक था। ठीक है, जीवक, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए मगध के शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था वो जीवक था, और बिंबिसार ने सबसे इम्पोर्टेंट राजा जो चंड प्रद्योत थे जिनको अभी हमने आगे क्वेश्चन में देखा, इनके इलाज के लिए जो है वो इस जीवक को इन्होंने भेजा था। ठीक है, अवंती भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि नंद वंश के पश्चात जो है मगध वंश पर या मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। ये सवाल आपका 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि नंद वंश के बाद जो है मगध पर किस राजवंश ने जो है वो शासक किया था। तो नंद वंश के बाद जो किया था वो मौर्य वंश ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ये भी याद रखिएगा। देखिए मगध के नंद वंश की स्थापना के बाद जो है वो शिशुनाग वंश का अंत करके ही हो गई थी। ठीक है, मगध के नंद वंश की स्थापना जो है वो शिशुनाग वंश का अंत करके ही हो गई थी। और नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं। नंद वंश के अंतिम राजा में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जो है वो जनता शासकों के विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा और असंतोष का वातावरण जो है वो व्याप्त हो गया था। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की जो है वो घनानंद की हत्या करके नंद वंश का जो है अंत कर दिया, और इस प्रकार नंद वंश के तत्काल पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ, और उसके पश्चात जो है वो शुंग, कर्ण, गुप्त आदि वंशों ने जो है वो शासन किया। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि कलिंग नरेश खारवेल जो है वो किससे संबंधित थे। कलिंग नरेश खारवेल जो है वो किससे संबंधित थे या इनका संबंध किससे था। ठीक है, आपसे 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में आपसे ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इनका जो संबंध था वो किससे था, तो इनका जो संबंध था वह महामेघवाहन वंश से था। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नाम का एक व्यक्ति था, और इस वंश का नाम जो है वो महामेघवाहन वंश पे भी पड़ गया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली जो था वो शासक कौन था, तो यही खारवेल थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राजा खारवेल का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है कौन से अभिलेख से। आपको जो है 4 अभिलेख के नाम दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो है वो कलिंग राजा खारवेल का नाम जो है वो किस जो है स्तंभ लेख से जुड़ा हुआ था। ठीक है, या किस अभिलेख से जुड़ा हुआ था। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में आपसे ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है हाथी गुम्फा लेख के साथ जो है या हाथी गुम्फा अभिलेख के साथ जो है वो कलिंग नरेश खारवेल का जो है वो नाम जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था, और उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी पहाड़ी
कि हाथी गुम्फा अभिलेख में उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध जो है वो विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र सूत्र है। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान सा सवाल है और आप सभी लोग इसका जवाब जो है मुझे पता है आसानी से दे देंगे। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है कि अंग जनपद की राजधानी कौन सी है। तो आप सभी को पता होगा कि अंग की राजधानी जो है वो कौन सी है, तो वो चंपा है। ठीक है, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम क्या कहा गया, तो मालिनी कहा गया, याद रखिएगा क्योंकि बिहार से रिलेटेड है तो आपसे पूछा जा सकता है। चंपा का जो प्राचीन नाम था वो मालिनी है। ठीक है, दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना का वास्तुकार महागोविंद को बताया जाता है। ठीक है, महागोविंद को। हमारा अगला सवाल है कि बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजिट की गई थी। तो ये जो है वो किसके द्वारा विजिट की गई थी आपको बताना है। तो जो बराबर पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे जो स्थित गोरखगिरी है वो कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा जो है वो विजिट की गई थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में जो है वो सवाल जो है आपसे पूछा गया था और चेदी वंश के शासक खारवेल ने जो है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को जो है वो विजिट किया था और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख चेदी वंश के महान शासक खारवेल से ही संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। और इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का जो है वो इस्तेमाल मिलता है या उल्लेख मिलता है। हमारा अगला जो सवाल है वो यूनानी आक्रमण से है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो मगध का कौन सा शासक था, तो ये धनानंद था। ठीक है, धनानंद था, इसी के समकालीन जो है वो सिकंदर था। ठीक है, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या जो है पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में जो है वो 8 मिलती है और इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, अग्रमीज कहा है। ये यूनानी लेखक भी बड़े अजीब थे, इनको नाम कहना नहीं आता था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस बोल दिया और इनको जो है वो अग्रमीज बोल दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है और भद्रसाल जो है उसका सेनापति था। कहा जाता है कि जब सिकंदर जो है वो युद्ध करने के लिए भारत आया और भारत को विजिट करने के लिए आया तो उसने जो है वो मगध साम्राज्य की इतनी जो है वो सेना थी और उसके पास इतने हथियार थे, हाथी थे और ये सब थे कि धनानंद के सामने वो आते ही डर गया और वहाँ से जो है उसने बैक ले लिया, फिर आक्रमण नहीं किया मगध पर। ठीक है, याद रखिएगा। और इतिहास में जो है वो महाराजा पुरुषोत्तम और जो है सिकंदर की जो है लड़ाई बहुत ही फेमस है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वह है स्रोत। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। तो आपसे पूछा है दिव्यदान में है कि अर्थशास्त्र में है या अशोक के शिलालेख में है या इंडिका में है। तो ये जो है पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन मिलता है वो मेगस्थनीज की इंडिका में मिलता है, मेगस्थनीज के इंडिका में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडिका किसने लिखी थी, तो मेगस्थनीज ने लिखी थी। आपसे 46वीं बीपीएससी प्री जो 2003 और 4 में पूछा गया सवाल है। तो पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो है मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है और मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों की एस्टिनोमई कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नगर के पदाधिकारियों को जो है वो उस समय में एस्टिनोमई कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है कि हुड राजा तोरमाड़ जो है वो किस औलिकर राजा द्वारा जो है वो पराजित किया गया था। तो हुड राजा तोरमाड़ जो है वो किसके द्वारा पराजित किया गया था, तो ये जो है वो प्रकाश धर्मन के द्वारा, जो प्रकाश धर्मन जो है वो औलिकर राजा थे, इनके द्वारा जो है वो पराजित किए गए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी जो है वो शेयर कर दीजिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। आपका एक लाइक जो है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है और हम पूरी एनर्जी के साथ आपके सेशन में लगे रहते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सवाल जो है वो मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है और देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है वो किसने की है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था
कि ये जो है यूनानी नाम था, ठीक है। और इसे जो है विलियम जोन्स ने जो है वो सेंड्रोकोटस नाम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की जो है वो पहचान की है। देखिए 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान जो है वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक है। इन्होंने सेंड्रोकोटस कहा था, ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना जो है वो किस साम्राज्य के द्वारा की गई थी। आपसे 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी मगध साम्राज्य की स्थापना, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो है वो भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से जो है वो एकबद्ध किया था। हमारा अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। आपसे 17वीं बीपीएससी एग्जाम में आपसे 2024 में पूछा गया है और बहुत ही अभी ताज़ा सवाल है, तो ये आपसे फिर से बनने की संभावना है। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आप में से अगर 100 लोगों के सामने ये क्वेश्चन रख दिया जाए तो आप 100 में से एक भी आदमी जो है वो गलत करेगा। हमारा अगला जो सवाल है वो 46वीं बीपीएससी 2003 का सवाल है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो दक्कन की विजय जो है वो किसने प्राप्त की थी आपको बताना है। तो इसमें से जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त इन्होंने जो है उन्होंने जो है वो दक्कन पर जो है वो विजय प्राप्त की थी, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर जो है वो विजय प्राप्त की थी और इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिणी विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है और एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की ही पुष्टि करते हैं, तो याद रखिएगा। इसीलिए हमारा चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, ठीक है। तो इसमें किसका ग्रंथ है, वो भास का है या विशाख दत्त का है या आपका शूद्रक का है या आपका अश्वघोष का है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा सवाल जो है वो 46वीं बीपीएससी प्री 2003 में आपसे 3 और 4 में जो है आपसे पूछा गया है। तो ये विशाख दत्त की एक पुस्तक थी जिसका नाम था मुद्रा राक्षस। उसमें जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के जो है विषय में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त होती है और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वो नंदराज का पुत्र माना गया है और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी और मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है। कौन सा, देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, दोनों याद रखिएगा, आपसे पूछी जा सकती हैं कि देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की, और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक जो है वो किसकी रचना है, तो वो भी जो है वो विशाख दत्त की रचना है। हमारा अगला सवाल है कि कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र जो है वो किस विषय पर आधारित है। आपसे 66वीं बीपीएससी प्री 2017 में जो है वो सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, ये तो ये शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर जो है वो संबंधित है और विदेश नीति पर भी संबंधित है और एक प्रकार से जो है वो हमारा जो है इसमें जो है वो धन संचय का भी सिद्धांत मिलता है। तो इसीलिए हमारा एक से कई विकल्प सही हो जाएंगे, तो इसीलिए हमारा ई विकल्प जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए कौटिल्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र जो है इसमें शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, स्वामी अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष एवं दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है और अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार की भी विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से
से एक से अधिक जो है वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मुख्यतः क्या है, धन संचय को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि कोष की व्यवस्था की गई है तो कोष को हम धन संचय से जोड़ सकते हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे जो विकल्प होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो इन्होंने राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला है, राजनीतिक नीतियों पर, इसीलिए हमारा जो है वो बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब जिसने नहीं पढ़ा होगा अर्थशास्त्र के बारे में वो तो सीधा सीधा पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन टिक करके आएगा कि अर्थशास्त्र का मतलब जो है वो आर्थिक जीवन से या आर्थिक राजनीतियों से हो सकता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है तो आप लोग गलत मत करिएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया है। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि मेगास्थनीज जो है वो किसका दूत था, तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, सेल्यूकस निकेटर का, और ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में आपसे सवाल पूछा गया है, और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व में वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। हमारा अगला सवाल है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को जो है वो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है, तो आपको बताना है कि मेगास्थनीज ने जो है वो कितनी श्रेणियों में भारतीय समाज को विभाजित किया है, तो इन्होंने जो है वो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कितने? 7 श्रेणियों में, इसीलिए हमारा डी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री एवं उपदेशक, इन्होंने 7 प्रकार के समाज में जो है वो भारतीय समाज को जो है वो विभाजित किया था। हमारा अगला सवाल है जो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आपसे पूछा गया है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा अभिलेख है। ठीक है, तो वो जो अभिलेख है वो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ आपको पता है कहाँ होगा, तो जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है। तो रुद्रदमन का जो है वो जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वो पश्चिम भारत पर भी था। ठीक है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील बनवाई थी, और बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुसाप्स ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई थी। इस प्रांत को आनर्त एवं सुराष्ट्र कहा गया, और इससे जो है पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का जो है वो प्रमाण मिलता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि किस अभिलेख में कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है, तो आपको बताना है कि किस अभिलेख में जो है वो कलिंग के विजय का जो है वो प्रमाण मिलता है। तो वो जो है जो अशोक का 13वां शिलालेख था, ठीक है 13वां शिलालेख था, उसमें जो है वो कलिंग के विजय का वर्णन है, इसीलिए हमारा जो ई विकल्प हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए 66वीं बीपीएससी एग्जाम में 2020 में ये सवाल आपसे पूछा गया था, और इसका जो विकल्प हो जाएगा वो ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें बृहत शिलालेख से प्राप्त होता है, और हाथी गुम्फा अभिलेख से चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक स्तुति है, और यह गुफा जो है भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख में अशोक के जो है वह कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अशोक के साम्राज्य में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं था, तो वो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था, बाकी अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो है वो इन्हीं के साम्राज्य में सम्मिलित था। आपसे सवाल जो है 42वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना था, तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त महल था वो मुख्यतः जो है वो लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और आपसे 41वीं बीपीएससी 1996 में सवाल पूछा गया है। देखिए बिहार में पटना के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भरहार में की गई खुदाई से मौर्य काल की लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं, और इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय जो है उस पुनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भरहार से जो है वो राजा प्रसाद के अवशेष बरामद या प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा अभिलेख है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा अभिलेख है जिसमें मगध ने वो अशोक ने जो है वो अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, तो वो हमारा जो भाबरू का स्तंभ है उसमें जो है अशोक ने अपने आप को जो है वो मगध का सम्राट बताया है। और आपसे ये सवाल जो है 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया है। देखिए भाबरू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, और पियदासी लाजा मागधम संगम अभिवादे तूनम आहा अपावा धतम चा। ठीक है, यही अभिलेख मतलब इसी में जो है वो इन्होंने अपने आप को देवनाम पियदासी भी कहा है, इसी में कहा गया है, और इसमें ही जो है वो मगध का जो है सम्राट भी इनको कहा गया है।
हमारा जो अगला सवाल है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था। आपको बताना है कि अशोक के जो है वो धम्म का मूल संदेश क्या था। तो इनका जो मूल संदेश था वो कौन कौन सा हो जाएगा। तो सम्मान और धार्मिक सहनशीलता और शांति एवं अहिंसा। ठीक है, ये हमारा बी और डी सही हो जाएगा। इसीलिए हमारा उपयुक्त में से जो एक से अधिक विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में जो है पूछा गया सवाल है। ठीक है, अशोक के धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से यह संदेश देता है कि जो एक श्लोक दिया गया है कि अपासिन्वे बहुकायाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चा, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। ठीक है, ये इनके कहने का मतलब था। और इस प्रकार के धम्म में मूल संदेश में शांति, अहिंसा और धार्मिक सहनशीलता और बड़ों का सम्मान जो है वो देखने को मिलता है। इसीलिए हमारा जो है कई सारे विकल्प हमारे सही हो जाएंगे, जैसे शांति और धार्मिक सहनशीलता और बड़ों का सम्मान। ठीक है, तो हमारा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो अपने 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपने शिलालेखों में किस नाम का यूज किया है। तो वो प्रियदर्शी का नाम का यूज किया है। देवनाम प्रियदर्शी या देवनाम प्रियदासी भी इनको कहा जाता है। तो याद रखिएगा प्रियदर्शी जो है ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम उसे देवानाम प्रिय या देवनाम प्रियदसी या देवताओं को प्रिय अथवा देखने में सुंदर देवनाम प्रियदर्शी अथवा राजा आदि की उपाधियों से जो है संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। हमारा अगला सवाल है जो हमारे सेशन का लास्ट सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो अशोक के जो शिलालेखों में जो भाषा प्रयुक्त है वो कौन सी है। तो वो प्राकृत भाषा है। कौन सी? प्राकृत भाषा है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन जो है आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है सेशन कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा ज़रूर। और सबसे ज़्यादा तो है आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।